صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना अकरम वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार औलाद आदम में बुज़ुर्ग तरीन हस्ती। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़यामत को जब लोग उठेंगे मैं सबसे पहले उठने वाला हूँगा और मैं उनका ख़तीब हूँगा जब लोग वफ़द बन कर जाएंगे, और ख़ुशखबरी सुनाने वाला हूँगा जब वो मायूस होंगे। उस दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और अपने रब के नज़दीक बनी आदम की औलाद में मैं सबसे मुकर्रम और उस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं। नाज़रीन करम, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इसलिए हमने इसी एतबार से आज का अपना जो मौजू रखा है वो है गैर मयारी ग़िज़ा सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा। मैं शुरू में ही अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं। मेरे पहले मेहमान बहुत सीनियर डॉक्टर हैं मेडिकल के, प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब। डॉक्टर साहब का एक रूहानी खानवादा से ताल्लुक़ भी है और इस्लामी जो तालीमात हैं उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मेरे दूसरे मेहमान एक बहुत बड़ी जामिया के एक शोबा के सदर नशीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल काजी, ये भी मेरे मेहमान बनते रहते हैं। मेरे तीसरे मेहमान आज पहली दफ़ा बन रहे हैं, मदीना मुनव्वरा से आए हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, माहिर ग़िज़ायात हैं और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े अस्पतालों में अपने शोबे की सरबराही कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, और मेरे चौथे मेहमान नौजवान स्कॉलर डॉक्टर आबिद अली कादरी साहब हैं। इस्लामी तालीमात कुरान व हदीस पे आप अथॉरिटी समझे जाते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी बदनसीबी की बात मैं शुरू करने लगा हूँ कि हमने पंजाब फूड अथॉरिटी के नीचे से लेकर ऊपर तक जितने ऑफिसर से हमने कोशिश की कि आज वो आएँ तो हम उनसे पूछें कि ये जो गैर मयारी ग़िज़ा और ये मिलावट शुदा हमारे जो लोगों को जहर दे के मारा जा रहा है, इस पे आप क्या इक़दामात कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। और बाज़ औक़ात नोटिफाई भी आप कर देते हैं कि ये इंजूरियस हैं चीज़ें, इसके बावजूद फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, वो घी भी बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी बिक रही हैं। तो किसी आदमी ने वो हमारी इस दावत पे लब्बैक नहीं कहा, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। लोग डरते हैं कि हम जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए ये पंजाब फूड अथॉरिटी, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इन लोगों का क्या फ़र्ज़ है, इतनी बड़ी तनख्वाहें लेके दफ्तरों में बैठे हुए, आके बताएं पब्लिक को अगर ये कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे, वैसे मेरा अपना ख़्याल ये है कि जब तक मुतल्लिका महकमे जो हैं शामिल ना हों, मुख्तलिफ जो है लोग पॉलिटिकल अपना इन्फ्लुएंस ना इस्तेमाल करें, मिलावट शुदा चीज़ें नहीं बिक सकती। इनके पीछे माफियाज़ के बड़े बड़े लंबे हाथ होते हैं। मुझे याद आता है एक नौजवान मेरे पास एक दफ़्तर में आया जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने उसे कहा, उसने कहा मुलाजमत के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा पहले आप क्या करते थे? उसने कहा पहले मैं एक बहुत बड़ा स्टोर है लाहौर का, मैं नाम नहीं ले रहा, वो बाहर से एक्सपायर्ड चीज़ें मंगवाते थे तो उनके जो लेबल थे वो हम बदलते थे, वो मेरी निगरानी में। तो कहने लगा मेरे ज़मीर पे बहुत बोझ है, मैंने 1 साल वहाँ काम किया। मैंने कहा हम तो आपको इतने पैसे नहीं दे सकते जितने वो देते हैं। कहता है कम ही दें, रिस्क तो हलाल होगा कम से कम। तो ये हमारे बड़े बड़े स्टोरों का हाल है कि वहाँ पे भी इसी तरह। मैंने बड़ी दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में कोई पेट्रोल जो पंप जो है हमारे, कोई पूरा पेट्रोल और कोई खालिस पेट्रोल नहीं मिलता यहाँ, सिवाय कंटोनमेंट एरियाज़ के। वहाँ चूँकि डंडा है तो इसलिए वहाँ तो कोई नाप तोल के मामलात बेहतर हैं, बाकी कोई नहीं है। तो आज ये जो गैर मयारी ग़िज़ा है ये किस तरह हमें तबाह करती है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत को इतनी तालीमात दी हैं कि अगर उस पर अमल करें तो जन्नत नज़ीर मुआशरे बन जाते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद कि वो ताजर जो तिजारत में सिद्क़ व अमानत का एहतमाम करता है, क़यामत के दिन अम्बिया और सिद्दीकीन के और शुहदा के साथ वो शुमार होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी
सच बोल कर अपनी तिजारत करता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है उसकी तिजारत में, और जो गलत बयानी करता है उससे बरकत उठा ली जाती। फिर फया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, वो उम्मत मुसलमान से खारिज हो जाता है। लेकिन हम क्या करें, इन सारी चीज़ों, इन सारी हिदायत के बावजूद कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हराम माल ना खाओ, अपनी जो कमाई है इसको हराम इसमें शामिल ना करो, इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नमक इतना सस्ता पाकिस्तान में, उसमें भी मिलावट होती है। मिर्चों में भी जो है वो बुरादा मिलाया जाता है, शक्कर में भी अब जो है वो मिलावट होनी शुरू हो गई है। दूध जो है वो असली दूध नाम की, पहले दूध में पानी डाला जाता था या पानी में दूध डाला जाता था, अब दूध नाम की कोई चीज़ नहीं, उसमें इतने ख़तरनाक पाउडर मिला के उसको फेंट के और जाली दूध बनाया जाता है और बिक रहा है, ज़बरदस्त बिक रहा है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें जाली बन रहे हैं, जाली बोतलें तैयार हो रही हैं लोगों को। ये जो बच्चों के खाने की चीज़ें होती हैं, टॉफ़ियाँ होती हैं, वो भी सारी मिलावट शुदा होती हैं। बेकरी में गंदे अंडे इस्तेमाल होते हैं लाखों की तादाद में डेली। ये जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें जाली अंडे, फिर जो ठंडी मुर्गी तो आपको मालूम ही है, बड़े बड़े होटलों में भी इस्तेमाल होती है, हत्ता कि सूअर और कुत्ते के गोश्त भी पकड़े गए यहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये जो बच्चे बर्गर खाते हैं और ये जो शवारमा खाते हैं उसमें चूहों का गोश्त भी आपने देखा कि यहाँ पे इस्तेमाल होता रहा। कभी किसी ने चेक किया, जो बड़े होटलों में घी इस्तेमाल हो जाता है उसको बाहर दे दिया जाता है, फिर ये छोटे होटलों वाले जो हैं वो गंदा घी ड्रमों में ले के आके उसमें आपको ये जो समोसे और पकौड़े तल के आपको दिए जा रहे हैं, ये जहर इस कौम को। और फिर सबसे बढ़ के पानी गंदा दिया जा रहा है। तो रोज़ कहते हैं जी अस्पतालों में, मेरे पास डॉक्टर हजरात दोनों तरफ बैठे हैं कि जी वो हेपाटाइटिस हो रहा है जी, उसके इलाज के लिए हम ये खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे मुख्तस कर दिए। अल्लाह के बंदो, ये हेपाटाइटिस होता क्यों है? तुम अगर शुरू में ही पानी लोगों को साफ़ देना शुरू कर दो। ये कैसी बदनसीबी है कि इस मुल्क में साफ़ पानी भी नहीं मिलता और पानी भी जो है बिकता है। और पानी जो है ये मुसलमानों का कभी सेवा नहीं रहा कि मुसलमानों ने पानी बेचा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो सहाबा किराम हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन और दीगर हज़रत साद और दीगर सहाबा के नाम पे आज तक कुएँ मौजूद हैं। तो मुसलमानों का सेवा तो ये होता था, वो पानी मुफ्त तकसीम करते थे। आज हम पानी से भी पैसे कमा रहे हैं। फिर आप देखिए कि चाय की पत्ती जाली तैयार होती है और उसमें कैसे कैसे केमिकल जो है वो डाल के उसको रंग किया जाता है। ये जो परफ्यूम्स हैं जाली इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ये मेकअप का सामान ख़वातीन का है, क्यों कैंसर हो रहा है उनको। और फिर इसी तरह ये कुकिंग ऑयल जो है, मैंने ख़ुद देखा है, नोटिफिकेशन हुए फूड अथॉरिटी की तरफ से, फ़लाँ जो घी है ये जाली है, फ़लाँ घी जो है इसमें नाकिस है, वो इसके बावजूद बिक रहा है। तो वो इसलिए फूड अथॉरिटी वाले अपने दफ्तरों में बैठे हुए एयर कंडीशन कमरों में, अगर वो उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखाई होती तो वो आज हमारे सामने होते। हमने बहुत कोशिश की, उनको राब्ते की कि आएँ आके हमें बताएं आप क्या कर रहे हैं। कल आज प्रोफेसर आज़म नूरी साहब मेरे गेस्ट थे, कल जो गुजर गई हमारे प्रोग्राम में, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं जब आया गुजरांवाला से तो कह लगे नहर के किनारे लाहौर में दाखिल हुआ तो वहाँ ये जो मुर्गी लेके आते हैं बाहर से, वो ट्रक खड़े हुए थे और मुर्गियों पे धड़ाधड़ पानी डाल रहे थे कि उनका वज़न बढ़ जाए। मैंने कहा आपके लिए नई बात होगी, मैं तो पिछले 5-6 बरस से प्रोग्राम टीवी पे कर रहा हूँ और ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। कोई अदारा है जो वहाँ पे सुबह आदमियों को खड़ा करे और इन सब को पकड़ ले? कोई अदारा नहीं है। वहाँ मुर्गियाँ जो है वज़न, वहाँ मैंने मरी हुई मुर्गियाँ खुद देखी हैं, लाहौर में मुर्गियाँ आ रही हैं। ठंडी मुर्गी जो है वो टर्म इस्तेमाल होती है और वो लोगों को जहर, हमारी नस्लों को, आने वाली नस्लों को जहर खिलाया जा रहा है। कोई है इस मुल्क में किसको है अवाम का एहसास कि कोई करे? अल्लाह करे इस मुल्क में कोई सलाउद्दीन अयूबी का ग़ुलाम, कोई सैयदना उमर फ़ारूक का ग़ुलाम आ जाए, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे सच्चा अमल करने वाला आ जाए। वरना ये है कि सारे मिलावट करके उसके बाद वो कहते हैं हम तबलीग के दौरे पे जा रहे हैं, वो कहते हैं हम तो घर में महफ़िल मिलाद करा रहे हैं, हम तो हर महीने अल्लाह के फल से उम्रे पे जाते हैं जी। ये लोगों को जहर खिला के यहाँ मार के लोगों को, और ये जो उम्रे और ये हज, ये जो तबलीगें, ये जो महाफिल मिलाद, ये जो दाता साहब जाके जो लोग हैं वो ख़र्च कर रहे होते हैं, इसका क्या फ़ायदा है? ये हमें समय, हम जो मिलावट शुदा चीज़ें, हम एक्सपायर्ड मेडिसन, हम एक्सपायर्ड चीज़ें, बड़े बड़े स्टोर बनाए हुए हैं, इनका क्या फ़ायदा है? लोगों को लूट के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ जुल्म करके, इंसानियत पे जुल्म करके ये लोग जो कमाई कर रहे हैं, ये जहन्नुम की आग ख़रीद रहे हैं। तो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, मेहमानों का तारुफ़ करा चुका हूँ। मैं इब्तदा कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह जी। शाह साहब ज़रा बताएँ ना क्या हो रहा है हमारे साथ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरम गाजी साहब, इंतहाई अहम टॉपिक और मौजूदा दौर में इसलिए कि आजकल अस्पतालों में हम देख रहे हैं कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस के मरीज़ पहले से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, उसकी वजूहत आपने अपने इंट्रो में बता भी दी, कुछ मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारी ग़िज़ा के जो बुनियादी अज्जा हैं उसके अंदर पानी है, दूध है, गंदम है, सब्ज़ियाँ हैं और घी है। ठीक। ये हर अमीर गरीब के घर में जितनी ग़िज़ा है, हांडी बनती है, सुबह दोपहर शाम ये चीज़ें ज़रूर शामिल होती हैं। ठीक। अगर पानी से ले लें तो पानी गैर मेयारी, जिसको हम समझेंगे कि कौन सा गैर मेयारी है, जिसके अंदर कंटामिनेशन है सीवरेज के पानी की, ठीक, जो हमारे हेपेटाइटिस ए, ई और सी या पोलियो, इन सारों की फैलाव के अंदर जिसका बहुत बड़ा किरदार है गैर मेयारी सब स्टैंडर्ड पानी जिसमें सीवरेज मिला हुआ है। फिल्ट्रेशन प्लांट यूनियन काउंसिल तक लग गए एक ज़माने में, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो चौक भी हो गया, उसको साफ़ भी करना है। वो चौक हुआ जो फिल्टर आपका प्लांट है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, बनिस्बत उसकी खाली टूटी लगा दी जाए। ठीक, वो सारे बैक्टीरिया जो उसके अंदर जमा हुए हैं वो आगे पानी में हमें मुंतकिल कर रहा है। वो एक तो वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसने भी लगवाया है एटलीस्ट अगर उसको ठीक कर ले। उसके फिल्टर नहीं कभी चेंज हुए और वो भी 2 नंबर। वो भी 2 नंबर। और गंदम की हर बंदे ने खानी है, हुकूमत इंपोर्ट भी करती है, आटा बुनियादी हमारी ज़रूरत है। इसके अंदर होता ये है कि जो फंगस मिली गंदम होती है जो आप स्टोर में जमा करते हैं वो, या अगर खुदा न खास्ता तक बारिश हो गई जब पकी हुई गंदम थी, एक तो उसके ऊपर जो खोशा बना होता है उस पर ब्लैकिश काला रंग आ जाता है, वो फंगस की अलामत होती है। किसानों को ही पता होता है। अगर तो कोई वाकई ईमानदार किसान है उसको काट के अलग कर देगा, चारे में भी नहीं डालेगा, फेंक देगा कि भैंस भी बीमार ना हो खाने से। फंगस खाने की वजह से जो हमारी बीमारियां आती हैं, फंगीमिया उसे कहते हैं, अगर वो ब्लड में चला जाए, खुदा न खास्ता लंग के साथ अंदर आ जाए, फेफड़े में आ जाए, तो फेफड़े के अंदर फंगल न्यूमोनिया जो कि बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अच्छा, वो बीमारी तक ले जाता है। फिर इब्तदाई तौर पे चूँकि इसने रेस्ट करना है हमारी इंटेस्टाइन और मैदे के अंदर, तो बेसिकली हमारे गैस्ट्रोएंटाइटिस या आप समझ लें मैदे और आंत की बीमारियों को पहले इन्वॉल्व करेगा फंगस के साथ। अब इस फंगस वाले आटे के खाने के फ़ौरन बाद इंसान को मतली सी और पेट में दर्द की कैफियत महसूस होना शुरू हो जाती, पता चल जाता कि मैंने नाकिस आटा खाया। अब ये फंगस के अलावा डस्ट भी इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलावट के लिए, मट्टी डाल देते हैं, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के बीज को पीस के वो मिला लेते हैं। क्योंकि शुरू ज़माने से चला आ रहा है। आपको जैसे मालूम है कि हदीस शरीफ में एक वाक़या आता है कि हज़रत उमर गुजर रहे थे और उन्होंने गले के अंदर हाथ डाला, नीचे से नाकिस निकला, तो आपने कहा कि ये तुमने बेईमानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अच्छा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ऐसा हुआ। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं उस ज़माने से चली आ रही थी, ये बाद में ये चीज़ें बढ़ती गई हैं। मुनाफा ज़्यादा कमाने के चक्कर में या सब स्टैंडर्ड चीज़ को मिला के आपने थोड़ी असली डाली है और नाकिस ज़्यादा डाल के वज़न को पूरा करने के लिए किसी भी शक्ल में देख लें। अब दूध हर बंदे ने पीना है, बच्चों ने भी पीना है। आपने काफ़ी उसका जिक्र कर दिया कि केमिकल मिला दूध सबसे ख़तरनाक, हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सा केमिकल डाला हुआ, उसे सिर्फ कलर वाइट करने के लिए। पानी की हद तक तो बात ठीक थी कि जी 50% भी हो जाए तो बड़ी बात है, वो बात ख़त्म हो गई। दूध तो है ही नहीं, दूध नाम की बस चीज़ें सिर्फ वाइट सा एक लिक्विड हमें मिल रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके अंदर क्या डाला हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है घी। उसमें मैं बता देता हूँ, दूध में डाला होता है क्लोराइड, फार्मालिन, डिटर्जेंट जी, ये डाले फार्मालिन डालते हैं या हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं उसकी एफिकेसी और लॉन्गेविटी को यानी बढ़ाने के लिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हमने शेखुपुरा से लेकर लाहौर तक एक ही गवाले ने बाइक पे सफ़र करना है, तो वो कहेगा कि ये ख़राब ना हो। फार्मालिन एज ए प्रिजर्वेटिव डालते हैं कि उसकी वो मिकदार ठीक रहे, फट ना जाए, जैसे कहते हैं दूध का। बर्फ़ डाल देते हैं, पानी से बर्फ़ भी बनती है, ठीक है। बर्फ़ के ऊपर पिछले दिनों एक किसी सिस्टर चैनल जो आपके इस चैनल का, उन्होंने एक प्रोग्राम शो किया था, उसके अंदर उन्होंने दिखाया जी गैर मियारी बर्फ़ बनाई गई जिसके अंदर मक्खियाँ अंदर फ्रीज हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। और वो एंकर उनसे पूछ रही थी कि कोई नहीं चेक करने वाला इन जालमों को, जो लोगों को आप दिखा रहे हैं, आपका फ़िल्टर भी नहीं है, डायरेक्ट आप वाला किसी तालाब से आपने पानी लिया, उसको सिर्फ 0 डिग्री पे फ्रीज़ किया और बर्फ़ बना के बेच दी हुई है। अब वही हम डालेंगे अपने मशरूबात के अंदर, वो पीने के बाद फिर वही हमें होगा, पेट में दर्द होगा। और ये जो हम फ्रीज़ कर देते हैं ना, समझ लेंगे फ्रिज में चीज़ रख दी तो जरासीम से पाक वो नहीं होती, ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उबालने से भी कोई स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया जैसे हमारे क्लास्ट्रीडियम है या दूसरे हैं, ये ख़त्म नहीं होते। स्पोर 300 डिग्री तक चलता है उसका। अब 100 तक आपने ज़्यादा उबालना है ना पानी को, या हांडी बनाई इतने तक ही जाएगा। वो जब आप खाएंगे तो वो स्पोर या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आकर रीएक्टिवेट हो जाएगा, अपनी अलामात देना शुरू कर देगा। और इन ये जो बैक्टीरिया हैं ये एक्ट करते हैं हमारी नसों के जो अंदर खुली हैं उनके ऊपर। पहले बंदा समझता है कि मुझे ठंड सी महसूस हो रही है, जो साइन सिम्टम इसके आते हैं। उसके बाद ठंडे पसीने आते हैं, फिर बीपी लो होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन, जो हमारे बॉडी के नर्व्स हैं उनके ऊपर वो अमल कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बंदा लगता है कि जैसे कुछ मेरे हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। बेसिकली ये फूड पॉइजनिंग की अलामात हैं जो 6 से
12 घंटे के अंदर ज़ाहिर होती हैं। बंदा कहता है कल मैंने शौरमा खाया था, आपने शौरमा का भी जिक्र किया, उसमें भी ठंडी मुर्गी इस्तेमाल होती है। और ये इतनी चूहे भी हुए हैं। ठंडी मुर्गी का नुकसान ये है कि उस पोल्ट्री वाले जिसने भी बनाई है, उस जिस जगह उसने ज़बह किया है, उसने कौन सा उसे अब जमजम से धो के बनाई है, उसने जो भी हो ऐसा सच बना के हमें आगे पेश कर दी। मरी होती है ना जी। ठंडी मुर्गी का मतलब है डॉक्टर साहब कि मरी हुई मुर्गियां जो है वो हाफ रेट से भी कम पे मिल जाती है। अब मरी हुई मुर्गी का नुकसान ये है कि एज सच ब्लड उसका अंदर ही जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ क्लॉट हो गया। इस्लामी मजहब का तरीका तो यही, आपने ज़बह करके खून निकालना है, जानवर चाहे मटन का हो या बकरा हो जो भी हो, इसके अंदर ये चीज़ नहीं की जाती। डॉक्टर साहब ये बताएं, वो जो बकरे को जब ज़िबा करते हैं तो उसकी जो मेन आर्टरी होती है उसमें पानी डाल देते हैं, वो उसका वजन बढ़ाने के लिए वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम कर देता है। अच्छा, जो उसकी एन वैल्यू कहते हैं ना, एक प्रोटीन होती है उसकी एन वैल्यू, जैसे बीफ की ज़्यादा है, मटन की, फिर आप आ जाते हैं पोल्ट्री के ऊपर कि इसकी वाइट मीट आ गया इसमें कम है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या प्रोटीन की वो वैल्यू नहीं रहती जो एक स्टैंडर्ड बकरे का जिसका आपने गोश्त मज़बा के मतलब इस्लामी तरीके के मुताबिक ज़बा किया हुआ है, उसका खून निकाल के लटका के सारी रगों से खून निकाला हुआ है। पानी जब आप मेन एओर्टा में डाल देंगे और अंदर पंप लगाया होता है अक्सर जगहों पे ना, उसके साथ सारा जाता है और उस गोश्त का रंग भी देखिए थोड़ा पिंक होता है, रेडिश नहीं होगा। वो पिंक का मतलब इसके अंदर पानी भरा होगा और काफ़ी अर्सा जब उनको फूल जाएगा उसके सेल्स की वो अंदर जो मायोफाइब्रल्स होते हैं या मसल के रेशे कहते हैं, उनके वो ताकत नहीं रहेगी जो एक आम बकरे की जिसके सही तरीके से ज़बह किया जाए। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, सब्जियाँ आपका भी ज़्यादा इस तरफ शोबा है, तो ये बताएं ना कि हमें ये जो गंदी सब्जियाँ मिल जाती हैं इसका क्या बनता है? अब गंदी तो एक इस्तिलाह है, इसके कई मानी हैं। अच्छा जी। जो इनको पानी दिया जा रहा है उसमें डॉक्टर साहब ने जरासीमों के हवाले से बात की, पहले भी इस पर आपके प्रोग्राम में बात हो चुकी है। पानी एक तो ग़िज़ा है, बाकायदा ग़िज़ा का हिस्सा है, पहले तो ये समझना चाहिए। ठीक है, इंसानी ग़िज़ा का, इंसानी ग़िज़ा का, जानवरों की ग़िज़ा का, पानी और हवा के बगैर तो गुजारा नहीं। अब जो पानी है उसमें कुछ हैवी मेटल्स आ रहे हैं। अच्छा, हमारे जिस्म जो बना हुआ है, कुदरत का निज़ाम है, जो कीमियाई अनासर तकरीबन 110 के करीब अनासर एस्टेब्लिश हैं, उसमें से 25 के करीब हिस्सा लेते हैं इंसानी और जानवरों के जिस्म बनाने में। ठीक, उनकी मिकदार किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, उनके बड़े दर्जे हैं। ठीक, और बाकी जो हैं 25 में नहा करके बाकी उनको हम कहते हैं जीनोबायोटिक्स। उनका हमारे जिस्म में कोई किरदार है ही नहीं, कोई मुफीद किरदार नहीं है। अगर वो आएंगे तो हमारा जिस्म उनको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो जमा होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ जमा होते रहते हैं। अगर पानी में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आ रहा है, हैवी मेटल्स है, जैसे क्रोमियम है, कसूर के एरिया में हमने काम किया, अब वो जमा हो जाएगी पौधों में, उनके दानों में आ जाएगी, वो फिर जमा हो जाएगी गोश्त में, जानवरों के गोश्त में, अगर जानवर वो फूड खा रहे हैं, और उनके दूध में, और वो फिर जमा हो जाएगी इंसानों में। और जिस तरह ये ऊपर जाता जाए इसको हम ट्रैफिक लेवल कहते हैं। पौधे पहले ट्रैफिक लेवल हैं, और भैंस खा रही है वो दूसरा ट्रैफिक लेवल है, भैंस पे मैं पल रहा हूँ तो हमारा तीसरा ट्रैफिक लेवल है। वो चीज़ कंसनट्रेट होती जाती है, यानी उसकी कंसनट्रेशन या उसकी मिकदार फी ग्राम बढ़ती जाती है। ठीक, अगर वो 10 ग्राम थी 1 किलोग्राम घास में, 10 ग्राम थी, तो अब भैंस के वो 100 किलोग्राम में 10 ग्राम आ जाएगी। इसलिए जानवरों में कैंसर पौधों से ज़्यादा होगा, इंसानों में उससे ज़्यादा होगा। वो चीज़ें जमा होती रहती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब ये वो मिलावट है जिसको आम बंदे का एहसास ही नहीं है, उसकी अप्रोच में नहीं है, और इसका मुसलसल नुकसान उठा रहे हैं। ये ना सिर्फ जीनोबायोटिक्स में वो अनासर शामिल है जिनको मैं नाम दिया, इंसान ने जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे पेस्टिसाइड है, कीड़े मार दवाएं हैं। हम कहते हैं जी ऐसी कीड़े मार दवाएं दें, एक दफ़ा स्प्रे करें तो फिर कीड़ा करीब ही ना आए, उसको हम परसिस्टेंट कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो पौधे में आ जाती हैं, पौधों से बाकायदा जानवरों के जिस्म में चली जाते हैं, वहाँ से हमारे जिस्म आ रही हैं। इससे हमारे अंदर कार्सिनोजेनेस, म्यूटाजेनेस, एबनॉर्मल बच्चे के पैदा होने के चांसेस। तो डॉक्टर साहब ये फिर स्प्रे नहीं होना चाहिए? ये नहीं, स्प्रे उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि वो कितने हफ्ते बाद डिग्रेड हो जाती है, उससे इतने हफ्ते पहले करना चाहिए, इतने दिन पहले करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि टमाटरों को काश्त करने के बाद ऊपर स्प्रे करते हैं कि इसका इंसेक्ट है तो अंदर ही रहे, इसका बहुत अच्छा लग जाए। अच्छा, और फिर उसके तो अलावा अब फूड सेफ्टी में और अच्छे बायोलॉजिकल कंट्रोल आ गए हैं, ऐसे जरासीम आ गए हैं जो कीड़ों को मारते हैं, हमें कुछ नहीं कहते। अच्छा, उस पर काम हो रहा है। वो तो फिर और एक्सपेंसिव फूड की तरफ चल जाएंगे। हम तो गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो फूड पूरी नहीं हो रही, तो एक्सपेंसिव फूड हम कहाँ अफोर्ड कर सकेंगे फ़िलहाल। लेकिन ये जो हमारा माहौल इतना ख़राब हो गया है, ठीक है, हमने दरिया रावी की मछलियाँ पकड़वा के देखा तो उसमें हैवी मेटल जितनी थी
वो जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं वो परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है मछली के अंदर। और आम आदमी कहेगा जी मैंने दरिया की मछली खानी है, मैंने छप्पड़ की मछली नहीं खानी। वो हमारे ज़हनों में जो तस्वर है कि दरिया की मछली में ताकत ज़्यादा है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें जहर ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी में, साफ़ पानी में, आपको पता है उसमें अगर पानी की क्वालिटी ठीक है तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो दरिया की मछली ने कोई पहलवानी नहीं करनी होती, उसमें माइनो एसिड होती है, गोश्त होता है। वैसे मेरा अपना भी यही तसव्वुर था, आज आपने बताया। लेकिन अगर दरिया साफ होते सर, अब दरिया रावी को दरिया कहना बड़े दिल गुर्दे की बात है, तो गंदे नाले में, गंदा नाला बन गया, गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। तो हमारे माहौल में जो आलूदगी आ रही है, एक तो इंसान कर रहा है, इंसान में भी जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू से पहले कहा कि हमारी अप्रोच ना कोई जामिया नहीं रही। एक आध हमें कोई मालूमात दीनी मिलती है तो उस पर हम पक्के हो जाते हैं। ठीक, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। ठीक है। जो भी इंसान की बढ़ोतरी होती है या किसी जानवर की ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो खुराक के बलबूते पर है। खुराक खाता है, खुराक कन्वर्ट होती है बायोमास में, सेल में, एजिमिलेशन कहते हैं। ये हदीस शरीफ अल्फाज तो उन्हें मैं मफहूम बयान कर सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मशहूर है कि हराम लुकमे से जो गोश्त बनेगा, जो ग्रोथ होगी, जो बॉडी बढ़ेगी, बिल्कुल वो जन्नत उस पर हराम है। वो दोज़ख की आग में जाएगी। ठीक है जी, आपकी तरफ आ गए डॉक्टर अपने अताउर रहमान साहब, क्या रिकमेंड करते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चैनल 24 को कंग्रेचुलेट करूँगा कि ये बहुत अहम मौजू, बुनियादी अहमियत का मौजू है, जिस पे दुनिया भर में जो मुहक्किकीन हैं वो आज सर जोड़ के बैठे हैं। मैं 1-2 मिनट लूँगा इसका बैकग्राउंड। जो आलमी अदारा सेहत है, हमें देखना पड़ेगा, हमें दुनिया के साथ चलना है। तो आलमी अदारा सेहत ने 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अनाउंस किया हुआ है, और इसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं, तमाम NGO शामिल हैं, तमाम रिसर्च वाले इदारे शामिल हैं, क्योंकि सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर मुल्क शामिल है, हर मुल्क के अदारे। पाकिस्तान ने आपको बताया ही है, फूड अथॉरिटी वाले आज देख लें। बदकिस्मती है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे माशाल्लाह माहिरीन ने बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू वो कर चुके हैं। मैं इस पे जा रहा हूँ कि हमें इसका हल कैसे करना है। देखें, उन्होंने जो रिसर्च अभी तक तहकीकात हुई हैं उसके मुताबिक जो दुनिया में 4 लाख से ज़्यादा अमवात हो रही हैं, जिसका ताल्लुक फूड पॉइजनिंग के साथ है, अनसेफ फूड की इस्तेमाल या कंजम्पशन के साथ है। अब मामला ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे का पूरा जो है उस पर इतना बड़ा लोड पड़ रहा है। आपने बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ आपका मिलियंस और बिलियंस का, अमेरिका में जो मैंने अभी फिगर्स देखे, पाकिस्तान के तो डेटा का प्रॉब्लम है, यहाँ में डेटा ही नहीं मिलता किसी चीज़ का। अमेरिका में $10 बिलियन उस पर स्पेंड किए जा रहे हैं, जो फूड पॉइजनिंग या फूड जो अनहेल्दी फूड की कंजम्पशन की वजह से आगे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो आपका हेल्थ केयर सेक्टर जो है पूरी तरह से इसके बोझ तले दब जाता है। जो मैदे की बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, कैंसर जैसे अमराज हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इसमें बदकिस्मती से, जो कि हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, हामिला ख़वातीन हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी माएँ बहनें जो इसमें से गुजरती हैं। हर घर में ये चीज़ होती है। और उसके बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा, उसमें अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये तो जो डेटा आता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक का। मैं सोचता हूँ कि वहाँ अगर इतना मसला है तो ये एशियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जंक फूड का रवाज इतना हो गया है, माएँ जो हैं फैमिली वे पे वो भी वही रोज़ वो खा रही हैं। छोटे 5 साल 4 साल के बच्चों को आदत होगी, वो कहते हैं बाहर से मंगवा के दें, पिज़्ज़ा मंगवा दें, फलां मंगवा दें। तो इस पर भी ज़रा बताएं आप। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। अच्छा, जो मेरा पॉइंट है इसके साथ कि ये हमें क्यों इस पर सर जोड़ के बैठना चाहिए, और ये 24 घंटे वार फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। उन्होंने बताया, जो रिसर्च है वो कहते हैं कि आपकी ट्रेड, आपकी इकानमी, आपका टूरिज़म, आपका हेल्थ केयर सेक्टर और आपकी पॉलिटिक्स, हर चीज़ इसकी जद में आ रही है दुनिया में। क्योंकि जो फूड चेन सिस्टम है, आप देखिए पानी की बात अभी हुई, दुनिया में पानी पे जंगें होने वाली हैं। खुराक के ऊपर आज इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जो है दुनिया में कहाँ पहुँच गया है, और पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो उसकी वजह से मुतासर हो रही है। तो हमें फूड सेफ्टी इसलिए अब जो है वो इसके ऊपर फोकस करना हुकूमत का आला तरीन सतह पे ज़रूरी हो चुका है कि आपकी तमाम इंडस्ट्री, ट्रेड और इकानमी जो है इससे मुतासर होगी। जो मुल्क जो ऊपर गए हैं ना इस वक्त जी आप देखिए
कि वो फूड चेन सिस्टम ने उनके मुल्क की इकानमी को बूस्ट किया है। हमारे यहाँ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है ना। मुल्कों की इकानमी ने जो है वो फूड, अच्छे फूड जो सेफ फूड हैं उसको बूस्ट किया है, फूड चेन्स बनाए हैं और पूरी दुनिया में मल्टी बिलियन इंडस्ट्री डेवलप हुई है उससे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको जो हेड ऑफ स्टेट है वहाँ से शुरू होना चाहिए। और WHO की रिकमेंडेशन जो नई आई है वो ये है कि दिस इज़ द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑन दिस प्लेनेट। इस कुर्रे अर्ज़ पे रहने वाले हर इंसान का ये मुश्तरका जो है वो फरीज़ा है कि इसको पॉइंट आउट किया। जैसे अभी आपने मेंशन किया, जो भी देखे वो उसको पॉइंट आउट करे कि ये आप सोसाइटी को, यानी उसके ख़िलाफ़ अपराइजिंग होनी चाहिए। जो मिडल ईस्ट में मैं अभी आपने मेंशन किया, मैं वहाँ मैंने काम किया, ज़ीरो टॉलरेंस है इस पे, फूड एडल्ट्रेशन और जो मिलावट है ना, ज़ीरो टॉलरेंस है वहाँ पे। मैं खुद चूँकि मैं इंटरेक्ट करता रहा मदीनतुल मुनव्वरा में, जो मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एशियन रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया जाता है क्योंकि हमारे लोग कंप्रोमाइज़, वहाँ ट्रेनिंग नहीं है। फूड जो हैंडलिंग है, प्रिपरेशन है, प्रोसेसिंग जो किचन्स में होती है, होटल रेस्टोरेंट्स में होती है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। हम हमारे बदकिस्मती से इसी तरह से वहाँ उनका ड्रेस कोड है एक, वो भी नहीं पहनते। ये मैंने कितने होटल्स में जाके उनको समझाया कि आप हमारे जो एशियन कंट्रीज़ से हैं, मैं अपने मुल्क का भी नाम लेता हूँ पाकिस्तान, तो आपका ये एक आप एम्बेसडर हैं, ये अच्छा मैसेज नहीं जाता हमारे पास। मैंने वहाँ जब जाता था तो मैंने देखा लेबनीज़ रेस्टोरेंट हैं, टर्किश हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, आपने भी देखे होंगे वहाँ पे। और वहाँ हर नेशनैलिटी वहाँ जाके अपने कंफर्टेबली खाने में आराम महसूस करते हुए वो वहाँ पे एंजॉय करते हैं अपनी। लेकिन हमारे जो एशियन रेस्टोरेंट्स में लोग बड़े रिलक्टेंट हैं। अब देखिए कि इकोनॉमी का इफ़ेक्ट आया कि नहीं, वहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो इफ़ेक्ट हुई। वहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अच्छा खासा, ज़ाहिर है जो मैन पावर इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया ना। यूरोप में मैं बहुत फिरा हूँ, ममालिक में इधर फिरा हूँ, चाइना में, हांगकॉन्ग, सारे जुर्रत नहीं किसी की कोई जाली चीज़ हो, जो ऊपर लिखी हुई है वही अंदर चीज़ हो। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ बदनसीबी से मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मुल्क होगा जिसमें इतनी जाली चीज़ें बिकती हो जितनी हमारे यहाँ बिकती। देखिए यही है ना, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनको जब आप ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच करेंगे और इसको ऑन करेंगे आपके तमाम इदारे, आपके तमाम जो NGOs हैं, आपकी सिविल सोसाइटी है, क्योंकि देखें आप ज़िंदगी से खेल रहे हैं। खुराक या पानी को जो है एक रूटीन में वो ना समझा जाए। आप इसकी वजह से कितनी अमवात हो रही हैं, और ये यानी एक वो है, एक किस्म का मर्डर है जो अगर आप इग्नोर करते हैं इसको। अच्छा, अब आपकी तरफ मैं आता हूँ बात की तरफ, जंक फूड पे। जंक फूड का जो है वो अब मसला ये है कि अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे। बाहर के मुल्कों में या डेवलप कंट्रीज़ में यही है कि वहाँ उन्होंने पूरी तरह से खुराक के बारे में और यानी हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट वो स्कूल से स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर साहब, मैं ख़ुद भी, मैंने मदीनतुल मुनव्वरा में भी स्कूल का, मुझे पूरा एक किंग अब्दुल्ला रिसर्च सेंटर ने एक पूरा प्रोजेक्ट दिया है, मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ उसका। तो हमने, मुझसे उन्होंने सवाल किया कि शहर रसूल के लिए आप हमें बना के दें। मेरी सादत कि मुझे उस टीम में मैं काम करने का मौका मिला और रोज़ा रसूल पे जाके हर चीज़ हमने वो जहन में रख के हमने स्टार्ट की। और सलूशन उसका हमने ये निकाला कि जो स्कूल के बच्चे हैं ना, वहाँ से जो शऊर है उसको बेदार किया जाए। स्कूल के अंदर जाके हमने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को समझाया। उनके पेरेंट्स आते हैं, वहाँ उनको सिखाया जाता है। फिर बच्चों को बताया जाता है कि आप अपने पेरेंट्स को जाके बताएं, क्योंकि वो अगर हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, तो वो आपका बाप है, आपकी माँ है, आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। इस तरह से पूरा एक सिस्टमेटिक एक प्लान स्कूल लेवल से शुरू करने की ज़रूरत है। बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनको भी ज़्यादा अवेयर होंगे तो वो माँ बाप को भी गाइड करेंगे, और बच्चे, आज के बच्चे कल के पेरेंट्स बनेंगे, तो आपकी अगली पूरी जनरेशन जो है वो समझें कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा इस तरह से। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सजेस्ट करें कि स्कूलों से काम शुरू किया जाए, स्कूल से काम, स्कूल कॉलेज में जाके, बिल्कुल बिल्कुल एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे इसको मैंडेटरी या कंपलसरी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। अगर वो नहीं भी कर सकते, मैं तो हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि माहिर ग़िज़ाइयत अपॉइंट किया जाए, और वो सारी चीज़ों को, बच्चों की ग्रोथ को भी वो देखेगा, बच्चों ने क्या खाया, 24 घंटे में क्या खाया, या उनके माँ बाप, उनकी फैमिली का पूरा जो
जो बिहेवियर है खाने पीने का, उनकी पूरी जनरेशन का, वो बैठ के वहाँ पे उनको, ये है प्रिवेंशन। जी, यहाँ से आप प्रिवेंट डॉक्टर आबिद करेंगे। साहब आपकी तरफ आ गए जी। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शरीयत इस्लामिया ने इंसान के तमाम गोशों की रहनुमाई फरमाई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कामिला और सुन्नत जमीला हमारे लिए रहनुमा है। ये जो कुरान अज़ीज़ में और सुन्नत मुताहरा में कसब हलाल का हुक्म दिया गया, इसकी एक तौजी और एक तफसीर और एक तावील ये भी की गई है कि जैसे एक रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ है और लाजिम है, इससे मुराद हलाल फूड खाना भी इंसान के लिए लाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़ाइयात जितनी भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नोश जहाँ फरमाई हैं, जो तआम है, उसमें देखें खालिस चीज़ को, खालिस तआम को प्रमोट किया गया है। इसमें एक आम फहम सी बात है कि अगर खाने का तआम में कोई जायका तब्दील हो जाता है, अभी वो ख़राब भी नहीं हुआ, तब्दील हुआ, तो उससे भी हाथ खींच लिया जाता है, इसलिए कि इंसानी सेहत अल्लाह की नेमतों में से ख़ास नेमत है और ग़ज़ा भी अल्लाह की नेमतों में से ख़ास नेमत है। उसकी ताज़ीम और तौक़ीर भी लाजिम है और इसकी हिफाजत भी लाजिम है। ग़ज़ा अच्छी भी खाना ज़रूरी है कि इससे आप तवाना रहेंगे। आप तवाना रहेंगे तो इबादत और रियाज़त के लिए भी आप तवाना हो सकेंगे, मुआशरे के लिए कोई खिदमत भी सर अंजाम दे सकेंगे। जी बिल्कुल, इस क्या करना है जी। इसी तरह मुतवाज़न ग़ज़ा खाना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, इसी तरह इसका एक तदारुक और इसका हल जो शरीयत मुताहरा में देती है वो कम खाने में भी है। जिस तरफ ये भी तवज्जो होनी चाहिए कि जहाँ जितनी गुफ्तगू हुई है कि खाने के जितनी बीमारियाँ हैं ज़्यादा खाने की वजह से होती हैं, कम खाने की वजह से नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और मुताहर और महबूब सुन्नत ये है वो कम खाना है। देखें ग़ज़ाइयात में पता चल रहा है कि यहाँ अच्छी खुराक, अच्छा खाना हमें मुयस्सर नहीं आ रहा, तो इंसान को एतदाल की तरफ आ जाना चाहिए। हमें अपनी सेहत को बचाने के लिए कम खाने की तरफ भी आना चाहिए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की एक हिकायत ज़िक्र करके उसका ख़ुलासा ज़िक्र किया है। आप फरमाते हैं कि अपने बेटे को नसीहत फरमाते हुए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा ये जो जितनी बीमारियाँ हैं, अगरचे ग़ज़ा हलाल है, अगरचे अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये नुकसान भी हो सकता है। फरमाया कि जितनी बीमारियाँ मैदे के भरने की वजह से होती हैं, अगर मैदा भरा होगा तो उसकी फ़िक्र कम हो जाएगी। आप फरमाते हैं मैदा भरा होगा तो तुम्हारा दिल कमज़ोर हो जाएगा, दिल कमज़ोर होगा तो पूरा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, दिमाग नहीं काम करता जी। पेट भर और के बंदा खा फिर ले फरमाया तो कि तुम्हारा शिकम जब भरा होगा, शिकम सैर होगा, तो तुम्हारा फ़िक्र और तखय्युल और ज़िक्र की रिक्कत ख़त्म हो जाएगी, खशियत ख़त्म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में महबूब बंदा वो है जो कम खाता है और अल्लाह उस पर निगाह ज़्यादा नहीं फरमाता जो बहुत ज़्यादा खाता है, क्योंकि वो बीमारियों की तरफ चला जाता है, उसकी इबादत में कमी आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि कमर सीधी करने के लिए चंद लुकमे भी काफ़ी हुआ करते हैं और कम जहाँ में नाने शहीद पर है मदार कुव्वत हैदरी। जी बेशक। तो इसी तरह ये जो मिलावट की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इस पे मज़म्मत भी फरमाई और इस पे देखें हुदूद का जिक्र भी आता है कि सबसे ज़्यादा अजीज़ इस्लाम में इंसानी सेहत है। सेहत जो बुनियादी चीज़ है, इससे ही पूरा जहाँ इंसानी सेहत एक मरकज़ है। अगर सेहत तवाना होगी तो आप तमाम उमूर सर अंजाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो देखें आप जिसका हदीस पाक अभी जिक्र की गई उसका मफ़हूम यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं तो गंदम का ढेर आपके सामने पेश किया जाता है और आपने उसमें नमी महसूस की है और हुज्जत क्या पेश की गई, या रसूलल्लाह बारिश हुई है। हमारा अगरचे बारिश हुई है, ये नम हो गई है, लेकिन नाप तोल में कमी आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्यों नहीं ऊपर रखी जी गा क्यों नहीं बताया कि ये गीली है? ये धोखा था, फ्रेब, यानी कि ये फ्रेब में भी आ रहा है, धोखा भी दिया जा रहा है और नाप तोल में कमी भी इसमें वाक़या हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान मुबारका से उम्मत की इस्लाह जो फरमाई कई गुनाहों से बचा लिया कि देखें ये नुकसान भी हो सकता है वो नमी की वजह से ख़राब भी हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे। इसी तरह वो उसका वज़न भी बढ़ सकता है और दूसरे ख़रीदार के लिए भी हराम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, लेकिन देखिए ना, आपका ताल्लुक़ एक रूहानी खानवादे से है, ठीक है, अब कमाई तो करनी है। अगर हमने कोई 2 नंबर चीज़ें, कोई बेकरी की चीज़ें, कोई दूसरी चीज़ें बेच दी बड़े स्टोर पे रख के, तो एक चिल्ला हम लगाएं तबलीग का तो वो मामला क्लियर नहीं हो जाएगा। या कोई बड़े दीनी शख्सियत को बुला के अपने स्टोर में दुआ करा दें तो वो बैलेंस हो जाएगा मेरा ख्याल है। करम गाजी साहब, आप ये तर जानते हैं ये कुरानी आयत का ही खिलाफ है जिसमें आया हुआ है कि ये अपने आप को धोखा देते हैं, अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे।
ठीक। ये हम अल्लाह को धोखा देने का दे रहे हैं ना। हालांकि अल्लाह फरमाता है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और दूसरी हदीस मुबारक के जिस नहीं, अगर बहुत ज़्यादा चालाक बंदा हो तो नहीं धोखा दे सकता अल्लाह को। सर अल्लाह को तो नऊज़ुबिल्लाह को नहीं दे सकता है, वो तो हर चीज़ जानता है। वो आज नहीं तो क़यामत वाले दिन तो पकड़ लेगा ना, जब हमें एक एक हमारा रुआ गवाही देगा क्या किया हुआ है, बाल भी गवाही दे, एक एक चीज़ देगा। वो तो कहते हैं ना कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो ये क्यों नहीं फिर बताते? और ये जो दो बैठे हुए हैं ये धड़ाधड़ लिख रहे हैं, लिखा जा रही है, नामा अमाल सामने आ जाने, एक एक चीज़ आपकी नोट हो रही है, रीडिंग आ रही है मुसलसल साथ साथ की। तो हदीस शरीफ में ये भी है कि वो ताजर जो झूठ बोल के माल तो बेच देता है उसमें बरकत भी ख़त्म हो जाती है। और ये हिर्स बड़ी है ना, हल में मज़ीद, आज मैंने बढ़ाया 2 कदम और आगे चलूं। जब हमने कोई मिलावटशुदा चीज़ दी, बंदे को हेपेटाइटिस हो गया, बंदे को उससे कैंसर हो गया, वो जो सारा गुनाह है और उसकी जो तकलीफ़ और अजियत है वो सारा इसके खाते में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल उसी के ऊपर पड़ेगा। कल्परेट वही है जिससे शुरू हुआ, जिससे ओरिजिनेट हुआ है। अब अपने अंडे की बात की ना, अंडे के ऊपर मैं नाजरीन के लिए और सामीन के लिए बता दूं कि लेके उनको भी धो लिया करें। कई दफ़ा जो फुजलात होते हैं मुर्गी के उसके ऊपर लगे होते हैं, थोड़ा सा भी एग शेल जो क्रैक हो ना उसका, उसके अंदर वो जरासीम चले जाते हैं। अच्छा, माइनर सा भी माइन्यूट सा भी सुराख हो, गंदा अंडा हो, जरा सा फिस गया है तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, वापस कर दें उसको। थोड़ा सा भी क्रैक होगा एग शेल के अंदर तो वो क्रैकिंग जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा जरासीम को। तो डॉक्टर साहब पता है आपको बेकरी में तो सारे अंडे बीच में बच्चे होते हैं, उसको भी क्रश कर देते हैं। आपकी बात को मैं इंडिकेट करता हूँ कि कुछ लोग आते हैं जो शाम को उनको कहते हैं जितने गंदे अंडे हैं मुझे सस्ती कीमत पे दे दो, हमने आगे वही बनाना बेकरी में जाके। इसी तरह गले से फल ले जाते हैं, उससे जूस बनते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हीं को करने वाली हैं जो आज नहीं आए हुए, उनको चेक करना चाहिए। साथ मैजिस्टीरियल पावर गवर्नमेंट ने दी हुई है और फूड स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हुए हैं। इसी तरह मिनरल वाटर के नाम पे धोखा हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है इतना मैग्नीशियम पोटाशियम कुछ भी नहीं है उसके अंदर, नलके से भर के दे दें और 121 रुपये या 20 रुपये की बोतलें हम धड़ाधड़ बेची जा रहे हैं। इसी तरह आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स की आपने बात की, उसके अंदर जुल्म ये करते हैं कि उसके अंदर टेक्सटाइल डाइज डालते हैं ये उसका कलर लगाने के लिए। हालांकि फूड अथॉरिटीज़ या FDA अमेरिका या WHO ने एक लिमिट रखी है कि इतने परमिजेबल है आपके अंदर जायका डालना, इतना आपने अंदर कलर डालना है, उसको नहीं परमिजेबल फूड कलर्स, उससे बढ़ जाएगा तो दैट कैन बी कार्सिजेनिक, उसके अंदर कैंसर हो सकता है, आपकी बीमारियाँ जनरेट कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अब सऊदीया की इन्होंने बात की, तो मैं जब हज पे गया था कोई तकरीबन 4 साल पहले, वहाँ उन्होंने एक सील किया था शवारमे वाली दुकान, वो एक एशियन मुल्क का ही बंदा था ऐसा सच, और उसको शुरते पकड़ के ले गए थे। वाकई जीरो टॉलरेंस है कि हज के दिनों में चूँकि मशरूम करो तो हर बंदे ने खाना होता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, इसका टेस्ट चेंज हुआ और हमें इसके अंदर लग रहा है कि ये आपने रात का रखा हो दोबारा गर्म करके बेच रहे हो। तो ये फूड आइटम जितने भी हैं इनका बैक्टीरियल कंटेंट नंबर 1। और घी की मैं बात कर दूं कि इसके अंदर ये सबसे बड़ी मिलावट करते हैं, मुर्दा जानवरों की आलाइशों को पिघला के उनकी चर्बी निकालते हैं, उनका तेल निकालते हैं। बड़े बड़ी कढ़ाइयाँ और कड़ा जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो धड़ाधड़ उसको मिक्स करते हैं, ऊपर से नाम ले दिया फलाना बनास्पति, उसको सील किया। और इनके आउटलेट्स होते हैं ये छोटे छोटे हमारे जो गाँव हैं उसके अंदर, या हमारे आजकल जो कि सीज़न है गर्मियों का मरी और उससे आगे चले जाएँ, उससे आगे उसे ज़रा सोच समझ के खाइएगा। जिसके अंदर ज़रा भी स्मेल आ रही हो घी से वो बिल्कुल वापस कर दें। पानी का भी ये इसका हदीस शरीफ के अंदर है कि ये रंग से भी और बू से भी और कलर से पाक होना चाहिए वो। और जो कुरानी आयत है कि खाओ उसमें से जो हमने तुम्हें अता किया हिलालन तय्यबन, तो तय्यब और हिलाल चीज़ दोनों को मिला के देखना है कि कौन सी वाली है। और इसके बाद काजी साहब जो एक और चीज़ की जा रही है, ये सब्जियों की बात की ना, जो आप गंदे पानी से उगाते हैं वो उबालने से ख़त्म नहीं हो जाता उसका जो बैक्टीरियल कंटेंट है। इसी तरह आर्सेनिक की जो मिकदार है ना पानी में, वो भी एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ दिनों ये मांगा से आगे एक खबर आई थी कि बच्चों के अंदर हड्डियों का भुरभुरा बन शुरू हो गया। जब गवर्नमेंट ने उसको इन्वेस्टिगेट कराया हेल्थ टीम से, तो आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा निकली थी उस पानी के अंदर। और इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रियल स्टेट आई है उन्होंने ज़ेरे ज़मीन अपना वेस्ट डालना शुरू किया हुआ था, जो कि ममनू है। फिर इन्होंने गंदे नाले के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर भी इनको जो गवर्नमेंट के आर्डर ये हैं कि उसके ऊपर आप फ़िल्टर लगा के उसको एक साइड पे करें और खाली पानी जो है उस गंदे नाले में डालें, क्योंकि आगे दरियाए रावी में मिक्स होता है। इसी तरह बाकी आप सतलुज के पास देख लें, उसके अंदर यही हो रहा है। जो मछलियाँ वहाँ से आती हैं उनका भी यही हाल है। और ये फिल्टर डॉक्टर साहब कोई नहीं, मैं आपको ले सकता हूँ यही ये बैरिया टाउन की तरफ जब जाते हैं ना तो वो गंदा नाला है, साफ सारी फैक्ट्रियों का गंदा पानी गलीज अंदर से
निकल रहा है उसमें डाला जा रहा है, कोई नहीं, वो जो महकमे होते हैं उनकी जेब गर्म करते रहो, सब मामला जब तक चेकिंग नहीं होगी सर अंदर कोई नहीं जाने देगा ना। उन्होंने कहा जी बाहर से बस खुदा हाफिज दे दिया आपको, आपके घर आपको मंथली पहुँच जाएगा। जी डॉक्टर साहब जी कुछ ज़रूरी मालूमात आपकी इजाज़त से। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अंडा धो के इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर फीकल मैटर लगा होता है मुर्गी का और उसमें कुछ जरासीम होते हैं। लेकिन धो के बीट क्या हिस्सा लगा होता है, बीट फ़ौरन धो के इस्तेमाल कर लें। लेकिन एक टिप ये है कि धोकर अंडे स्टोर ना करें। अच्छा। क्योंकि अंडों के जो शेल है उसमें एक सुराख होता है 0.05 मिलीमीटर, उसके ऊपर म्यूकस लगी होती है, आम जरासीम हवा से या पानी से नहीं जाएगा। जब आप धो लेंगे तो वो सुराख ओपन हो जाएगा और आम हवा के या पानी की जरासीम चले धो के फौरन इस्तेमाल कर लें। जब आपने यूज़ करना है तो उस वक्त धो लें, फौरी यूज़ करें, वगरना धो के इकट्ठे स्टोर ना करें। ठीक है। फूड कलर की बात हुई, हमारी मिठाइयों की दुकानों पर जाएँ तो रंगीन मिठाइयाँ आपका दिल खींच लेती हैं। इसमें अक्सर व बेशतर टॉक्सिक फूड कलर यूज़ हो रहे हैं। फूड कलर तो बहुत महंगे हैं। ये फूड कलर नहीं यूज़ करते और ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, कार्सिनोजन है, म्यूटाजन है। तो इन पे तो कोई हम मिठाइयाँ अगर सादे रंग के खा लें तो कोई ऐसे नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अवामुन्नास की तरफ से मेडिकल शोबे पर और ग़िज़ा के ऊपर बहुत तबसरे किए जाते हैं। अब मुझे कई शुगर के मरीज़ मिले, कहते हैं जी मैं मकई का आटा खाने लगा हूँ तो अब ठीक हो जाऊँगा। अब देखें ना, मकई का आटा हो, गंदम का आटा हो, बाजरे का या ये हो, चावल हो या पोटैटो आलू हो, ये सारी स्टार्च है। स्टार्च डाइजेस्ट होकर सीधा ग्लूकोज बनेगी। ठीक। तो मतलब हर एक को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, जो इस फील्ड के माहिरीन हैं उनसे ही रब्ता करना चाहिए। और अब ये है कि आम तौर पर हमारे यहाँ मशहूर अंडा गर्म है, अब हमारी मछली गर्म है, तो मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं हमें हासिल। जिस अच्छे सोच के लिए, बेहतरीन जिस्म के लिए, ग्रोथ के लिए 20 अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं, जिनमें से 10 अमाइनो एसिड हमें कम अज़ कम मिलते हैं अंडे की सफ़ेदी से, मछली के गोश्त से, दूध से, वो सब्ज़ियों और दालों में नहीं मिलते। अब जिसमें हीमोग्लोबिन कम है, सांस की बीमारी है, तो आयरन तो यह है कि इस पूरे कमरे में जैसे आपका पेन है, आयरन का एक एटम चाहिए हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल में। अच्छा। हाँ जी, बाकी तो अमाइनो एसिड चाहिए। अगर उसकी ग़िज़ा ठीक नहीं है, उसको अंडे की सफ़ेदी नहीं मिल रही, गोश्त नहीं मिल रहा, मछली नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, खाली लोहे के कैप्सूलों से तो नहीं हीमोग्लोबिन बनेगी। तो मुतवाज़न और बैलेंस ग़िज़ा का तसव्वुर जो है हमें बहुत देना चाहिए। ख़ासतौर डॉक्टर साहब ने हामला ख़ातीन हैं, उनको भी बस वो रिकमेंड कर दिया हीमोग्लोबिन कम है, बस आयरन खा जाओ। अब बाकी ग़िज़ा है नहीं जो हीमोग्लोबिन को पूरा मालिक्यूल बनाएगी। तो बैलेंस ग़िज़ा जो है, मुतवाज़न ग़िज़ा की बहुत अशद ज़रूरत है। और इसके ऊपर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्कूल लेवल पे हमें तालीम देनी चाहिए, अवामुन्नास को आगाह करना चाहिए। ठीक। जी डॉक्टर साहब जी, आप भी बताएं कि क्या रिकमेंड। अब एक गरीब आदमी डॉक्टर साहब, ये जितनी तजवीज़ें आप दे रहे हैं सब मिल के, हम वो तो है मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तो उसको कर लेगी, हम उमरा तो कर लेंगे। अच्छा, ये जितनी मिलावट करने वाली ये सारे उमरा होते हैं, अपर क्लास के लोग होते हैं, वो तो अपनी सारा फूड बाहर से मंगवाते हैं। वो तो मंगवा लेंगे, मक्का मदीना से मंगवा लेंगे, वो लंदन से मंगवा लेंगे, अमेरिका से मंगवा लेंगे, किसी भी अरब कंट्री से अपना फूड, बल्कि वो चले ही वहाँ जाते हैं। वो तो यहाँ हुक्मरानी करने आते हैं, जितने लोग भी यहाँ हुक्मरान होते हैं, असल तो उनके घर बाहर हैं। इसलिए इस मुल्क की वो इतनी मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की एक ईंट नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं हर इसकी ईंट भी बेच के हम बाहर चले जाएँ। जी, तो गरीब आदमी के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, वो एक तो ये है कि जो आपने बात की ना, हमारे काजी साहब जी डॉक्टर साहब ने माहिरीन जो ग़िज़ाइयत हैं जी, ये अगर आप मैस लेवल पे इसको कंट्रोल करना है ना, इसको रोकना है और इसको इस्लाह करनी है इसकी, तो 10,000 मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन, हमने कोई 15-20 साल पहले एक कैंपेन स्टार्ट की थी, मैं इधर शौकत खानम में था उस वक्त। तो नेशनल लेवल पे हमने गवर्नमेंट से परसू किया था कि इसकी तालीम दी जाए, माहिरीन आएँ और वो स्कूलों में, हस्पतालों में, सोसाइटी में जाके ये अवेयरनेस जो है ना उसको बढ़ाएं। वो माशाल्लाह 40 प्रोग्राम, मुझे खुशी हुई, मैं वापस आया, मैंने देखा 40 यूनिवर्सिटीज़ में, उस वक्त हमारे पास 3 यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाया जाता था। इस वक्त 40 तकरीबन यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में जो बैचलर डिग्री दे रही हैं फूड में, न्यूट्रिशन में। तो ये सारे जो पूरी लाट है, 10,000 तकरीबन तादाद है, इसको कब इस्तेमाल में आप लाएंगे? पूरी सोसाइटी, इस पे आपने इन्वेस्ट किया, इनको यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें, हर जगह जाके ये अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। और यानी पॉलिसी लेवल से लेके आम पब्लिक तक जो अवेयरनेस आप कह रहे हैं, गांव जो रूरल लेवल है वहाँ तक जाके अपना रोल प्ले कर सकते हैं। एक तो ये हमें ये करना पड़ेगा
और हमारे पास मैन पावर है जो कि इसको मज़ीद बेहतर बना सकती है। तो आम पब्लिक जो है वो मेरे ख़्याल में मैं ये समझता हूँ कि जो मैं तो जब मेरे पास मरीज़ आते हैं कंसल्ट करने, तो मैं उनको कहता हूँ तुम्हारे बाप दादा ने क्या खुराक खाई थी, मुझसे तुम पूछते हो। मैंने दुनिया आपसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, मैं क्वेश्चन करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अब नामूस रिसालत पे फिर एक जबरदस्त हमला हुआ है, आप फिर एक रैली निकालें, हम आवाम आपके साथ चलेंगी, वहाँ बॉर्डर पे नारे लगाने आप जरूर चलें इंशाल्लाह। अभी बात करता हूँ, अभी उस पर बात करूँगा इंशाल्लाह। 2 मिनट बाद उसी पे बात करूँगा इंशाल्लाह जी। तो मैं उनको कहता हूँ कि मैंने ज़रूर पढ़ा, रिसर्च की, यूरोप अमेरिका तक गया, मैं वहाँ पे मैं रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि जो हमारे बाप दादा ने जो खुराक या जो डाइट पैटर्न जो उनका था वो सबसे सेफेस्ट था, सबसे हेल्दी था और सबसे ज़्यादा यानी शरीयत मुताहरा और सीरत के मुताबिक था। तो यानी इन अ नटशेल आप अपने यानी लौट ज़िंदगी वही जो यानी लौट जाहिदे नबी की सब तरफ हाँ, बिल्कुल फिर मेरी पसमानदगी को इर्तिका दरकार है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप डॉक्टर सज्जाद साहब आपका, काजी साहब आपका शुक्रिया, आबिद साहब आपका। आज मुझे जी एक नाज़रीन किराम बड़े अहम मौजू पे बात करनी है और अभी एक बहन ने कॉल भी की। बहुत ज़्यादा लोगों मुझे मैसेज आए सोशल मीडिया पे, तो मैंने अपने यूट्यूब पे उस पर कल बात की है और भी करता रहूँगा। मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है। भारत की बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थी, बददयानत, बद किरदार, गंदी गलीज़ एक ज़हन रखने वाली औरत नुपुर शर्मा, वो और एक जो नवीन कुमार जिंदाल है जो मोदी का यार है और उसका बड़ा करीबी है, इन दोनों ने मिलकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की और भारत के हर शहर में जो है वो लोगों ने एहतजाज किया बड़ा ज़ोरदार। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जो अरब ममालिक में कतर, बहरीन और कुवैत ने ख़ास तौर पर जो है उन्होंने प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया भारत की। ये जो हिंदुआता है और ये जो मोदी और इसके चेले चमचे हैं, ये वैसे नहीं समझेंगे। अगर 57 इस्लामी ममालिक आज बाइकाट कर दें तो एक तो ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो गुस्ताखियाँ रोज़ रोज़ हो रही हैं बंद हो जाएंगी, और दूसरा मैं अर्ज़ करूँ कश्मीर का मसला 2 मिनट में हल हो जाएगा अगर ये अल्लाह करे कि मुसलमान हुक्मरान जो है उनको गैरत आ जाए। और पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए बड़ा इफ़ेक्टिव इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये बिल्कुल लायानी बात है। अगर आपने करना है आप OIC की मीटिंग बुलाएं, वज़राए ख़ारजा को बुलाएं और ज़ोरदार एहतजाज करें, बुला के कहें कि हम सब एक हैं और अगर आइंदा ये हुआ तो हम मुआशी बाइकाट करेंगे। ये जितने भी मुल्क इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, काश कि हमारे लोगों की गैरत जाग जाए। लेकिन मुझे यकीन है ये उम्मत मुसलमान, मैं हमेशा कहता हूँ 14 सदियों में अमल में कमज़ोर रही, इश्क में कभी कमज़ोर नहीं। पब्लिक में बड़ा इश्क है, आप बाइकआउट करें। भारतीय जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल हाथ तक ना लगाएं, छोड़े खुदा के लिए। कुछ दिन सोचें कि आपके हशर में, कब्र में किस हस्ती पाक ने काम आना है, क्योंकि जो गैर है ना, वो अल्लामा इकबाल ने जो इबलीस की ज़ुबान में कहा था, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये समझते हैं लोग कि ये जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस उम्मत के अंदर, ये पावर ऑफ एग्जिस्टेंस भी है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस भी है। हमारा वजूद जो है वो इस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बाकी है। इसीलिए जो विलियम म्योर ने ख़त लिखा था उस दौर में 1857 के जंग आज़ादी के बाद, उसने लिखा था कि इन लोगों का ये जो इश्क अपने नबी से है, इनकी जो निस्बत इश्की है, इसको कमज़ोर करने की ज़रूरत है। आज मैं उन लोगों से भी जो दीनी रहनुमा, उनसे कहूँगा छोटे छोटे मसाइल को लेकर और उम्मत को लड़ाते हो, ये मौका है। और मुझे दुख होता है कि हमारा एक साबिक जो था वो ये जो था हमारा क्या जी टैक्स का महकमा डॉक्टर साहब FBI के साबिक चेयरमैन ने जिस तरह की हर्जा सराई और बकवास की, उसने कहा कि रियासत मदीना क्या है, वहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा कॉलेज था, कौन सा अस्पताल था, कौन सा शॉपिंग मॉल था, उस तरफ हम जाएंगे तो हम तो तनज़्ज़ुल की तरफ जाएंगे, तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। तो मैंने उस पर तफसील से, आपको पता है, चैनल पे भी बात की है, अपने लेक्चर्स में भी बात की है कि वो वाहिद दुनिया की यूनिवर्सिटी है जो इतनी सी एक छोटे से गांव की यूनिवर्सिटी ने उठ के आज 57 इस्लामी ममालिक हैं
यह है उस यूनिवर्सिटी का कमाल। उस यूनिवर्सिटी का कमाल यह है कि वहाँ हिकमत और दानिश की जो बातें वहाँ बताई गई थी, आज तक दुनिया को उस तरफ आना पड़ रहा है। ये जो बुनियादी हकूक़ की, आज इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात के और चैम्पियन बनते हैं, इनको नहीं पता। ये वो खुतबा हज्जतुल विदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका एजाज़ ये था कि 19वीं सदी तक, 20वीं सदी तक वही अमेरिका जहाँ लिखा होता था ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, वहाँ फिर एक काला अमेरिका का सदर बनता है। ये उसी तालीमात का, ये उसी यूनिवर्सिटी का असर था। हमने अपने मुल्क में क्या एक्शन लिया है? उस आदमी ने जिसने FBR के साबिक चेयरमैन ने हर्जा सराई की, उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ है? हमारे मुल्क में रोज़ दीन के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। साबका हुकूमत की एक वज़ीर की बेटी ने जिस तरह की बातें की हुई हैं, किसी ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया? यहाँ एक्शन होता है जो गरीब मस्कीन को काबू आ जाए उसके ख़िलाफ़ तो एक्शन होता है। जो बड़े लोग हैं वो, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो ही नहीं सकता, वो जो मर्ज़ी करें पाकिस्तान में तरक्की के लिए। तो हम इस बात की पुरज़ोर मज़म्मत और तमाम इस्लामी ममालिक और अपनी हुकूमत से भी कहते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करो। और मैं ख़ास तौर पे आज बुक ऑफ द डे के हवाले से ये किताब मोहब्बत रसूल के तकाज़े और नुसरत दीन, ये डॉक्टर हसन महिउद्दीन कादरी, प्रोफेसर डॉक्टर तायल कादरी के फरजाद ने, छोटी सी किताब है लेकिन मैं समझता हूँ इन दिनों ये हर घर में होनी चाहिए। ज़रूर पढ़ें, आपको पता चले कि हमारी निस्बत इश्की क्या है और हमसे क्या तकाज़ा करती है वो हमारी निस्बत इश्की। दूसरी किताब पाकिस्तान के एक वली अल्लाह साइंसदान जिन्होंने हमारा ये जो था मिसाइल सिस्टम डेवलप किया था, सुल्तान बशीर महमूद साहब सारा इम्तियाज़, हमारे काबिल फ़ख्र बुज़ुर्ग और साइंसदान साबिक, उन्होंने कमाल की किताब लिखी है कुरान पाक एक अब्दी मोजज़ा। ये दारुल हिकमत इंटरनेशनल जो है नाज़मुद्दीन रोड इस्लामाबाद से मिल सकती है। ये किताब जो है ये ज़रूर पढ़ें, आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत कुरान की शक्ल में अता की हुई है। और कुरान पाक जो है इससे वेस्ट जो है लर्जा बरंदाम, दीन के दुश्मन क्यों इससे डरते और खौफज़दा हैं। और मैं ये अर्ज़ करूँ कि स्पेन में हमने 350 साल हुकूमत की थी, हमारी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई? कभी गौर करें, कभी पढ़ें जाके तारीख़ को। यूलोजस और फ्लोरा क्या करते थे? फ्लोरा वो कौन सी लड़की थी जिसकी माँ क्रिश्चियन थी और बाप जो था मुसलमान था? और यूलोजस जो उस दौर का पादरी था, उन्होंने जो तहरीक शुरू की थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बात करेगा वो जन्नत में जाएगा। और फिर उस पर हम हुकूमतों ने जो सुस्ती दिखाई थी, वो सलाउद्दीन अय्यूबी वाला काम करते ना, रिचर्ड को जब पकड़ के लाए गिरफ़्तार करके तो उन्होंने पूछा तुमने ये कहा था पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं मदीना जाऊँगा, फ़तह करूँगा तो मुसलमानों के पैगम्बर का जो रोज़ा है उसकी मैं बेहुरमती करूँगा, तुमने कहा था? उसने कहा फिर मैंने आज तक कभी किसी कैदी पे जुल्म नहीं किया, तुम्हें मैं अपने हाथ से जहन्नुम रसीद करूँगा, और किया था। वो सलाउद्दीन अय्यूबी के जज्बे की इस वक्त ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। ये मैं बता दूं, चाहे भारत में कोई समझे कि मैं बड़ा महफूज हो गया हूं, कोई महफूज नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गद्दार है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, वो दुनिया के किसी खित्ते में हो, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे जो है वो इज़राइल की अप्रोच है। और इंशाअल्लाह ताला देखेंगे आप कि क्या इन लोगों का हशर होता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह की लानत है उन लोगों पे दुनिया में भी और आखिरत में भी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अजियत पहुँचाते हैं। ये बातें रोज़ रोज़ हर दौर में हो रही हैं और मैं हुकूमतों से कह रहा हूँ, बार बार चीख रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते ये 57 ममालिक इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारी बका इसमें है। इस्लामी ममलकत की बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत में है। अगर खुदा न खास्ता उसमें फ़ेल हो गए तो स्पेन में आपको पता है जिंदा मुसलमान तो सारे उन्होंने मार दिए थे और डुबो दिए थे समंदर में। उनकी जो कब्रिस्तान था उसको भी नहीं छोड़ा था, उनके मुर्दे निकाल के उनकी लाशों को भी समुद्र में बहा दिया था। जब एक आदमी ने जाके पूछा ये क्या आप कर रहे हैं, कब्रिस्तानों से क्यों आप जो है उनके मुर्दे उखाड़ें? उन्होंने कहा हमने ज़िंदा नहीं रहने दिया तो इनके मुर्दों को क्यों रहने दें। खुदा न खास्ता वो बद दिन आपको देखना ना आ जाए, इसलिए होश के नाखुन लेने चाहिए सारी उम्मत मुस्लिमा को। मैं दोबारा दोनों हाथों से सल्यूट कर रहा हूँ कतर के हुक्मरानों को, बहरीन के, कुवैत के लोगों को जिन्होंने उन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया। बंद करें ये इंडिया के ड्रामे देखने, बंद करें ये इंडिया की फ़िल्में देखने, बंद करें ये उनके जो रस्म व रवाज शादियों में आपने ये जो मेहंदी और फलानी और ये जो काम शुरू किया हुआ है, ये बंद करें रस्में। उनको पता चले कि ये कौम ये गैरतमंद लोगों की कौम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के ग़ुलाम हैं। मैं एक बात कह दूँ, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में जो आदमी गैरत का मुजाहरा करेगा,
अल्लाह ताला उसको इस जहान में भी इज़्ज़तों से नवाजता है, अगले जहान से भी नवाजता है। मुझे याद आता है खुरासान का वो बादशाह जिसने सिर्फ़ एक मरतबा अपनी फ़ौजों की परेड के दौरान ये सोचा था कि काश उहद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने पाक शहीद किए जा रहे थे, ये फ़ौज मेरी होती और मैं उन काफरों को जो था वो जहन्नुम रसीद करता, ये मेरी फ़ौज रसूलुल्लाह का दिफा करती। कोई अमाल इतने अच्छे नहीं थे। जब उसकी वफ़ात हो गई तो उस दौर के जो कुतब थे उन्होंने देखा कि जन्नत में फिर रहा है। उन्होंने कहा यार ये कैसे हुआ? उसने कहा वो जो सोच थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की, जब मैं कब्र में गया तो अल्लाह करीम ने फरमाया ये मेरे महबूब का आशिक है, ये हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए इसने सोचा था, सिर्फ इसके बदले इसको जन्नत के आला मकाम अता कर दो। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे नाज़रीन कराम, मैं सबसे कहता हूँ अपनी गैरतों को हमें ज़िंदा रखना है, इन जज्बों को सलामत रखना है। फिर आसमान से आवाज़ आएगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारा सब मिल के लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।